नेक्स्ट आते हैं कि हम पढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा के बारे में पढ़ते हैं कि फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं कि ये सरकार का जो कुल खर्च है उसकी कुल आय से जब अधिक हो जाती है, अब तब वह क्या है, राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि उसमें उधार शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका जो सरकार की जो कुल प्राप्ति है उसमें रेवेन्यू प्राप्ति हो और गैर ऋण पूंजी प्राप्ति हो, लेकिन जो व्यय होते हैं ना, इसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किए जाते हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा में जो कुल प्राप्ति है और कुल जो व्यय होते हैं, अभी जैसा कि मैं बताया था कि कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय दो आते हैं, तो इस दोनों का योगदान और प्राप्ति में जब माइनस करते हैं तो वह राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा क्या है कि जब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी आय से अधिक पैसा खर्च करती है तो वह फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि पूंजीगत व्यय को भी शामिल किया जाता है, यह ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यह होता है कि यह भी राजस्व की प्राप्ति माइनस राजस्व का व्यय होता है, लेकिन इसमें पूंजीगत व्यय शामिल नहीं होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे कि बताए थे कि इसमें कुल प्राप्ति में कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों आते हैं, लेकिन जो राजस्व घाटा है, सॉरी हाँ, जो राजस्व घाटा है, हाँ, जो राजस्व घाटा है उसमें क्या है कि कुल राजस्व का जो व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाती है। तो सिर्फ इसमें राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय को ही राजस्व घाटा कहते हैं। इसमें पूंजीगत व्यय शामिल नहीं होते हैं और यह सरकार अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं कमा पाती है, इसलिए राजस्व घाटा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी है, पेंशन है, सब्सिडी है, ब्याज भुगतान है, ये सब राजस्व व्यय में आते हैं। और राजस्व प्राप्ति में क्या क्या है कि अभी बताए थे कि जो भी टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसका राजस्व घाटा के कारण क्या है? राजस्व घाटा के कारण क्या है कि सरकार क्या है, सरकार द्वारा जो भी टैक्स और अन्य स्रोत से प्राप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है, उनका रेगुलेटरी सही से काम नहीं कर पा रही है और सरकार अनावश्यक खर्च भी कर रही है और आर्थिक मंदी भी स्थिति उस समय राजस्व में कमी लाती है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वह राजस्व घाटा को बढ़ाने में वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट कि प्राथमिक राजस्व घाटा, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट। अब प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है, सरकार का कुल राजस्व घाटे और उसके ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि सरकार राजकोष के स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेतक इसको मानते हैं और यह अपने चालू परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेती है, जिसमें ब्याज भुगतान को छोड़ देती है। तो प्राइमरी डेफिसिट में राजकोष के घाटा जो निकाले थे हम, कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल रेवेन्यू प्राप्ति माइनस कुल व्यय में हम पढ़े थे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और उसमें से अगर हम जो भी हम लोन लेते हैं, अगर उसको ब्याज भुगतान कर दिए, ब्याज को माइनस कर देते हैं, तो वह प्राथमिक घाटा होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि जो भी देश का इनकम हुआ था और जो भी कुल व्यय करके राजस्व कोष के जो घाटा है 500 करोड़ रुपए आया, और जो भी हम कुछ उधार पैसे लिए थे और उस उधार पैसे में हमने 100 करोड़ पे कर दिया, ब्याज को भुगतान किया, तो वो राजस्व घाटा में अगर वो 100 करोड़ माइनस करेंगे तो जो प्राइमरी डेफिसिट होगा 400 करोड़ के आसपास, यह प्राइमरी डेफिसिट में आते हैं। ठीक है, अब क्या है, लास्ट है कि प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यह इसमें क्या है कि वह राशि होता है जो राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए जो अनुदान को घटाने पर प्राप्त होती है। यानी कि प्रभावी राजस्व घाटे में ग्रांट्स का जो पैसे होते हैं ना, एक्चुअली उसको पे करने से संबंधित होता है, उसको पे करने के कारण राजस्व घाटे में चले जाती है। तो इसमें क्या है कि पूंजीगत घाटे, इसमें
या सरकार के कुल राजस्व व्यय में, कुल राजस्व प्राप्ति के बीच में तो अंतर होता ही है। और यह जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस कहीं ना कहीं जो अनुदान देते हैं, मान लीजिए कि कोई सरकार राजस्व घाटा 100 करोड़ का था और उसने पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए राज्य को 20 करोड़ रुपए ग्रांट्स दे दिया, ठीक है। उसके पास ऑलरेडी राजस्व घाटा उस राज्य के पास 100 करोड़ था ही, और उसने ग्रांट के नाम पे यानी कोई पूंजीगत परिसंपत्ति या जैसे सड़क, रेल, रोड, बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य को 20 करोड़ रुपए दे दिया। तो जो प्रभावी यानी इफेक्टिवली जो घाटा हुआ वह 100 - 20 यानी 80 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। तो इतना हम समझ लिए। अब देखते हैं हम बजट आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि 2024-25 का जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें पढ़ते हैं। तो बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, अब हम पहले बता देते हैं कि जो आपको बता दूं पहले कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर है। जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होते हैं कि जो पिछले साल में हमने जो बजट एलोकेट किए थे उसमें क्या क्या कार्य कर चुके हैं उसका समीक्षा, ऑल ओवरऑल रिपोर्ट हम देते हैं। और बजट क्या होता है कि आगामी वर्ष में, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का हुआ तो बजट 25-26 का होगा, यानी आगामी वर्ष का हम बजट एलोकेट करते हैं ताकि क्या क्या करने वाले हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या है कि क्या क्या हम कर चुके हैं पिछले साल जो भी बजट एलोकेट हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। तो इसमें देखते हैं कि बिहार का जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वह बिहार का 19वां जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 28 फरवरी को पेश किए थे। अब बताइए कि जब बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ तो ये 19वां ही क्यों हुआ? क्योंकि यह वर्ष 2006-07 में ये राज्य का, बिहार राज्य का जो तत्कालीन उस समय के सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे, उन्होंने राज्य की आर्थिक समीक्षा करना शुरू किया। क्योंकि उसके पहले राज्य में ऐसी कोई भी तकनीकी विकास नहीं था, उचित संसाधन नहीं था, राज्य उसमें सक्षम नहीं था कि अपना इकोनॉमिक सर्वे कर सके। इसलिए वर्ष 2006-07 से सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में या उसकी वित्त मंत्री की अगुवाई में, ठीक है, वर्ष 2006-07 से इकोनॉमिक सर्वे बिहार में शुरू हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला इकोनॉमिक सर्वे कब हुआ बिहार में, तो वर्ष 2006-07 में। और तब से 2006 + 19 करेंगे तो 2025 आएगा, इसलिए 19वां सर्वे है 2024-25 का। और यह 28 फरवरी 2025 को लागू होते हैं। और यह फरवरी के एंड में आर्थिक समीक्षा जो भी है पेश किए जाते हैं। और बजट जो है वह मार्च के फर्स्ट वीक में पेश किए जाते हैं, 2 से 3 मार्च के आसपास, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले दूसरे स्थान पर रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का जो डेवलपमेंट रेट है वह कितना है, तो सेकंड रैंक है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% दर से बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वर्तमान मूल्य और एक लिखा है स्थिर मूल्य। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि वर्तमान मूल्य वो मूल्य होते हैं जो चालू वर्ष के रेस्पेक्ट में हम कितना % का इंक्रीमेंट किए हैं, पिछले साल के रेस्पेक्ट में हम कितना % इंक्रीमेंट किए हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था कितना बढ़ा है, तो 14.5% बढ़ा है। और स्थिर मूल्य वो मूल्य होते हैं जब देश में कोई भी देश हो चाहे राज्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा ना हो, ना ही कोई मानवकृत कोई आपदा आई हो, ठीक है, ना ही कोई जैसे कि कोविड-19 हो, कोई महामारी हो, यानी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से एक पटरी पे चल रही हो, तो उस वर्ष को आधार वर्ष या स्थिर वर्ष बोला जाता है। और हम लोग अभी यानी अर्थव्यवस्था का जो गणना की जाती है आधार वर्ष के रूप में 2011-12 को चुना गया है। और नीति आयोग और कुछ भी विशेषज्ञ हैं जो 2017-18 को आधार वर्ष घोषित करने की कोशिश में लगे हैं, बशर्ते अभी नहीं हुआ है। तो यह स्थिर मूल्य 2011-12 के रेस्पेक्ट में गणना किया है, इसलिए उस वर्ष के रेस्पेक्ट में 2024-25 में 9.2% का बिहार का जो इकोनॉमी है वह बढ़ा है। तो इसलिए हमेशा स्थिर मूल्य पे कम % रहता है और चालू वर्ष पे ज़्यादा रहता है, ठीक है।
तो चालू वर्ष पे 14.5% और स्थिर मूल्य यानी आधार वर्ष यानी 2011-12 के रेस्पेक्ट में बिहार की अर्थव्यवस्था 9.2% की दर से बढ़ी है। अब देखते हैं कि बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है, क्योंकि पटना बिहार का कैपिटल है और वहाँ पे इकोनॉमी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग का रोजगार है, तो अमीर जिला है। और शिवहर क्या है, सबसे गरीब जिला है, ये सर्वे में आया है। 2023-24 में बिहार का जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्टेट को हटा दीजिए तो जीडीपी एक्चुअली क्या होता है, जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद वह होते हैं कि किसी भी भौगोलिक सीमा, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा या आर्थिक सीमा के भीतर एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उसमें जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का अंतिम मूल्य हो उसे ही जीडीपी बोलते हैं। आपको बताए थे कि जीडीपी को नापने का 3 विधि होता है, जिसमें नेशनल इनकम का 3 विधि है, इनकम विधि यानी आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। तो वो सब जब कैलकुलेट करते हैं और राज्य के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वर्तमान मूल्य पे यानी चालू वर्ष पे जो है वृद्धि अभी देखे थे कि 14.5% यानी 8,54,429 करोड़ रुपए का जीडीपी है। और अगर आधार वर्ष यानी 2011-12 के रेस्पेक्ट में देखें तो 4,64,540 करोड़ यानी 9.2% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है कि 2023-24 में बिहार का जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। नेट में आ जाता है क्या चीज़ कि जो बिहार के जो बंदे हैं, बिहार के जो पर्सन हैं वो कहीं अदर कंट्री में कमा के लाए हो पैसे और अदर कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हो यहाँ से जो इनकम ले गए हैं, तो दोनों का डिफरेंस जब हम जीडीपी में ऐड करते हैं तो उसको नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वर्तमान मूल्य पर 7,71,435 करोड़ रुपए, ठीक है। और स्थिर मूल्य पर 4,11,359 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि बिहार के जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं कि जो राज्य की जितना भी इनकम है, नेशनल इनकम है, उसमें राज्य की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो बिहार का पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। और किसी भी राज्य हो, किसी भी देश हो, उनकी अर्थव्यवस्था का उपयुक्त अगर मापक कोई हो तो वह पर कैपिटा इनकम ही होता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है 66,828 करोड़ रुपए है पर पर्सन, और वृद्धि जो है 12.8% की वृद्धि हुई है। तो ये सब डेटा इंपोर्टेंट है कि पर कैपिटा इनकम में वर्तमान पे 12.8% और आधार वर्ष के रेस्पेक्ट में वृद्धि 7.6% है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, अभी पढ़े थे, पटना है। और सबसे कम है यानी गरीब जो है शिवहर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 3 संपन्न जिला कौन से हैं। तो संपन्न इनकम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो संपन्नता में आएगी पटना आती है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर है। तो बिहार के 3 संपन्न जिला कौन है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और दूसरी और 3 सबसे गरीब जिला कौन है, शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर अमीर जिला है और शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया निम्नतर उनका इनकम है। देख सकते हैं कि 19,561 रुपये पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। अभी देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में योगदान कितना कितना है। यह डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेक्टर में अभी 19.9% है, सेकेंडरी सेक्टर में 21.5% है और टर्सरी सेक्टर में 58.6% है। और यह जो वृद्धि है 5.7%, इसमें वृद्धि है 8.2% और इसमें 10.8%। लेकिन यह जो डेटा है ना 19.9 प्राइमरी सेक्टर्स में, सेकेंडरी में 21.5% और टर्सरी यानी सेवा सेक्टर 58.6%। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार में औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में लगभग समान ही है, लेकिन जो सेवा सेक्टर है 58.6% के साथ कैसे बिहार आगे बढ़ रही है। इसलिए बिहार की अर्थव्यवस्था जो है
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, जो कि देश में अभी 55% ही है सेवा सेक्टर्स में योगदान, लेकिन राज्य में, बिहार राज्य में 58.6% योगदान रहा है। और सेकेंडरी पे 21.5 पे औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र, और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र मात्र 19.9% का योगदान रहा है। ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य मूलवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9%, इसमें तो ये डेटा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए, अभी जो हम आपसे बताए थे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो वह राजकोषीय घाटा यहाँ देखते हैं कि कुल जो पूंजीगत प्राप्ति हुई थी और कुल जो व्यय हुआ था उसको ही डिफरेंस राजकोषीय घाटा बोलते हैं। और 2023-24 में राजकोषीय घाटा 35,660 करोड़ रुपए था, लेकिन गवर्नमेंट ने राजकोषीय घाटा कम किया और 24-25 में 29,095 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है कि राजकोषीय घाटा है। ठीक है। सेकंड है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा 2024-25 का 1121 करोड़ रुपए है। ठीक है। और कम करने की आवश्यकता है। उसी में देखते हैं कि प्राथमिक घाटा। ठीक है। प्राथमिक घाटा में क्या है कि जो 24-25 में 8,559 करोड़ रुपए है। और देखते हैं कि जो अभी व्यय पढ़े थे कि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, तो उसमें यहाँ पे देखते हैं कि 2023-24 में जो कुल व्यय हुए थे 2.52 लाख करोड़ रुपए हुए थे, और कुल प्राप्ति कितना हुए तो 1.93 लाख करोड़। तो कुल प्राप्ति में कुल जो व्यय हुआ यही राजकोषीय घाटा है। ठीक है। और इतना घाटा को इतना यानी इनकम इतना ही है और खर्च इतना कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वह जो है एक पटरी पर से उतरने का चांसेस रहता है। इसलिए ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। कुल प्राप्ति कितना हुआ तो 1.93 लाख करोड़, और कुल व्यय कितने हुए तो 2.52 लाख करोड़। उसमें से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का कितना कितना योगदान है यहाँ देख सकते हैं। और जो कर यानी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों से जो प्राप्त हुए हैं 1.61 लाख करोड़, और जो ग्रांट से प्राप्त हुए हैं वह 26,125 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति जो है हमें टैक्स से मिले हैं, और राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का मात्र 13.5% हिस्सा है। जैसा कि देख सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति 1.61 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं आउट ऑफ 1.93 लाख करोड़ में। तो यह इंपॉर्टेंट डेटा है कि सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति किससे हमें होती है तो टैक्स से होता है 83.8%, और राजस्व की प्राप्ति में जो ग्रांट्स का हिस्सा है वो 13.5%। ठीक है। आगे देखिए, यह डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से कि राजस्व घाटा 2023-24 में कितना हुआ है। ठीक है। ये राजकोषीय घाटा है, यहाँ गलती से लिखा है, यह 4.2% है, और राजस्व घाटा कितना है -0.3%। यह बताता है कि हमें घाटा बहुत ही कम हुआ है, और प्राइमरी जो घाटे हैं वह जीएसडीपी टोटल का 2.1% है। तो यहाँ से देखिए इसका राजकोषीय का जो प्राथमिक घाटा है डबल है, 2 दूनी 4 हो गया, और 1 से गुणे करेंगे तो 2 हो गया। तो सीधा याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा का हाफ प्राथमिक घाटा है, कितना है 4.2 का 2.1, और राजस्व घाटा कितना है -0.3%। ठीक है। ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फसल सघनता देख सकते हैं कि सुपौल में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक चावल उत्पादन का जो ये सब मिलान करने में आ सकता है कि सबसे सर्वाधिक चावल जो उत्पादन होता है रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर। गेहूं में भी है कि रोहतास है, कैमूर है, भोजपुर। फिर मक्का उत्पादन में पूर्णिया है, अररिया, कटिहार, और सर्वाधिक दलहन उत्पादन में पटना सबसे ज़्यादा है। तो चावल में रोहतास, चावल गेहूं में रोहतास है। मक्का का देखते हैं कि अभी पूर्णिया, खगड़िया के एरिया में ज़्यादा होती है, और दलहन में पटना सबसे ज़्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद लीची के उत्पादन में
पहला स्थान रखता है बिहार। देश का टोटल 71% हिस्सा का जो उत्पादन होता है टोटल देश का, उसमें बिहार पहला स्थान रखता है। मखाना, चूंकि जो इस बार जो बजट पेश हुई थी तो निर्मला सीतारमन ने बिहार में मखाना बोर्ड की अभी स्थापना की बात कहा है दरभंगा में। और उसमें क्या है कि फूड प्रोसेसिंग हो, उन्नत बीज हो, कीटनाशक हो, किसानों का प्रशिक्षण हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का फैसिलिटी हो, पैकेजिंग हो, वितरण हो, तो सारे जो है बिहार में होंगे, जिससे मखाना का उत्पादन में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिहार राज्य का सूखा प्रभावित क्षेत्र कितना है? 20% है। और बिहार में उपलब्ध भूमि में खेती की जाती है टोटल 60% भाग पे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल और गेहूं जो रोहतास आगे था, और मक्का में जैसे अभी पढ़े थे कि पूर्णिया है आगे। ठीक है, तो चावल गेहूं और मक्का के उत्पादन में बिहार को, ठीक है ना, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। देश लेवल पे कृषि कर्मण पुरस्कार उसको बोलते हैं, उस पुरस्कार को उस राज्य को दिया जाता है जिन्होंने खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। तो चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन और उत्पादकता में, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के उपलब्धि में राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है कि चूंकि बिहार की 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए बिहार सरकार ने 2012 में कृषि रोड मैप शुरू किया था। तो 12 से 17, 17 से 22-23 और 23 से 28, यानी, ठीक है, 2007 में आया था। 2007 से 12, 12 से 17, 17 से 22-23 और 23 से 28, ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे चालू किए थे। तो बिहार में चूंकि 70 से 80% कृषि पर निर्भरता है, इसलिए कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि उनमें ब्याज हो, सब्सिडी हो, उन्नत बीज हो, कीटनाशक हो, हाइब्रिड बीज हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का वितरण हो, ये सब प्रयास करके कृषि को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्थ कृषि रोड मैप कब आए हैं? 2023-28 में पहला आया था, 2007 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 17 से 22-23, चूंकि उस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था, और अभी 23 से 28 तक चतुर्थ कृषि रोड मैप चालू किए हैं। और यह कृषि रोड मैप चालू करके बिहार में कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब क्या है कि बायोलॉजिकल जो कॉरिडोर है, जैविक कॉरिडोर के दूसरे चरण में, पहले चरण में चुने गए 13 जिला को ही 20,000 करोड़ रुपए के लिए चुना गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि पहले चरण में कितने जिले को जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो 13 जिला को। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि जो लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है, श्रम शक्ति सहभागिता दर, वह कुल आबादी का 55% है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार की बेरोजगारी दर 3% रही है। यह इंपॉर्टेंट है कि बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, 3%। और यह इंपॉर्टेंट है कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के बाद तीसरा सबसे आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, और सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। घनत्व कितना है? 3367 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। सड़क नेटवर्क में बिहार 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कि सितंबर 2024 में महिला यात्री के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। अभी ऊर्जा क्षेत्र में अभी देखते होंगे कि बिहार के नवादा जिला के जो रजौली थे, उसमें पहला स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर परमाणु संयंत्र खोलने की बात की गई थी, लेकिन चूंकि वहां सालों भर पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण उसको बांका शिफ्ट कर दिया गया है। तो बिहार को मिला पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर, जो बांका में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वहां पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। ठीक है, और ऊर्जा सेक्टर में बात करें तो प्रति व्यक्ति जो खपत है 363 यूनिट है। ठीक है ना, और
चूंकि बिहार में इन्वेस्टर्स इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ बिजली की अनापूर्ति है, बिजली 24/7 नहीं मिल पा रही है, जिससे इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होती है। इसलिए बिहार सरकार रिन्यूएबल एनर्जी हो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए आगे बढ़ रही है, जिससे कि बिजली की आपूर्ति हो, इन्वेस्टर्स आए और अपनी इन्वेस्ट करके कंपनी स्थापित करके बिहार की आर्थिक इकोनॉमी में योगदान दे सके। तो अभी देखते हैं कि बिहार जो है 2025-26 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 35% बिजली पाने का लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रयत्नशील है। ठीक है, अभी क्या है कि भारत सरकार लगभग 42% रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त किया है और रिमेनिंग जो 58% है वह जीवाश्म ईंधन पे ही निर्भर है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि SDG नंबर 7 स्वच्छ ऊर्जा यानी एफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है, तो SDG 7 को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं बिहार सरकार आगे बढ़ रही है और इनका लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025-26 के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी से 35% बिजली पाने का उनका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रखे हैं। ठीक है, अभी देखिए कि वर्ष 2006 में जो स्थापित हुई थी जीविका, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, इन्होंने बिहार की अर्थव्यवस्था में यानी ग्रामीण अर्थतंत्र को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वर्ष 2006 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से एक जीविका कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आगे बढ़ करके कैसे बिहार को ग्रामीण अर्थतंत्र मजबूत किए हैं। तो इसमें देखते हैं कि 2006 में स्थापित जीविका के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह ने 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित किए। जीविका की पहल दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन और मॉडल को बढ़ावा दिया, जो महिलाओं द्वारा संचालित होती है। जैसा कि उड़ीसा में हम अभी देखते हैं कि इसमें मिशन शक्ति आया है, जिसमें महिलाओं एक मेस चलाती है, जिसमें सारे वर्कर से लेकर के मैनेजमेंट तक सारी महिलाएं भागीदारी होती है और उसमें गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स देती है और एक मेस चलाने का कार्य करके वह अपने आर्थिक सशक्त होती है। तो कैसे बिहार में दीदी की रसोई, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी MSME सेक्टर्स में भी योगदान दे रही है। ठीक है, जीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनियों के उत्पादों का विपणन ग्रीन डिलाइट्स बॉन्ड के तहत किया जाता है। ठीक है, जीविका महिला कृषक उत्पादक कंपनी के उत्पाद जो भी जीविका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वह कैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उसको निदान करने में कैसे वो योगदान दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन। अब देखिए कि एकमात्र नगर निकाय पटना है जिसको वाटर प्लस का सर्टिफिकेट मिला है। बिहार सभी निकायों ने खुले में शौच मुक्त दर्जा पा लिया है। ठीक है, बिहार में 2011 से 2024 के बीच में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि अगर हुआ है तो पटना और गया में हुआ है। चूंकि पटना कैपिटल है और गया में बोध गया हो और गया में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी खुल रहे हैं, तो जिससे वहाँ की जो जनसंख्या है उनको आर्थिक सशक्तिकरण के साथ वहाँ पे आर्थिक विकास भी होगा और रोजगार भी सृजन होगा। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में वृद्धि पटना और गया में हुआ है। बिहार को सभी निकायों ने खुले में ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित किया है। पटना नगर निकाय को वाटर प्लस प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन उसमें 4 शहर जो हैं पटना है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, इसके लिए 2024-25 में 604 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, पटना जो है पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए क्या किया है कि उन्होंने 380 करोड़ रुपए का आवंटित किया था और पटना मेट्रो के परिचालन से बिहार की राजधानी पटना में क्या है कि आर्थिक परिचालन में जो असुविधाएं आ रही है वह उसका कमी की जाएगी। ठीक है, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार में वर्ष 2020 में जो शिशु मृत्यु दर थे वह 27। ठीक है, बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर गिर करके 27 हुए और बाल मृत्यु दर गिर करके 6.9 रह गई है। तो ये दोनों डेटा इम्पोर्टेंट है कि शिशु मृत्यु दर कितना है 2020 के सर्वे से जो आया था तो 27 और बाल मृत्यु दर कितना है